जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में जिक्र किया था, आज मैं अपने इस वीडियो में संसद अर्थात पार्लियामेंट के बारे में चर्चा करूँगा। यह मेरी क्लास 7 है। अभी तक मैंने टोटल 6 क्लासें ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको भाग 1 से लेके भाग 5 तक पढ़ाया हूँ। भाग 5 में कई सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ, बस आपकी महज कुछ चीज़ें बची हैं। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं संसद की पार्लियामेंट्री सिस्टम की। अगर अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं संसद के बारे में। हमें क्या पढ़ना है? संसद, पार्लियामेंट। हमारे अनुच्छेद 79 किसमें? आर्टिकल 79 में संसद का चर्चा या जिक्र किया गया है, पार्लियामेंट। संसद, अगर हम बात करें संसद के निर्माण की, जो संसद का निर्माण है, संसद का निर्माण एडविन लुटियंस वेकर्ड, क्या नाम है? एडविन लुटियंस वेकर्ड ने किया था। एडविन लुटियंस वेकर्ड ने किया था। जबकि संसद की जननी किसे माना जाता है? संसद की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। संसद की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। जो संसद है, संसद भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद क्या है? जो आपकी संसद है वो भारत की जनता, क्योंकि संसद के जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनको चुन के जनता डायरेक्ट भेजती है। इसलिए भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद को मानी गई है। आखिरकार सवाल है, संसद में कौन कौन से सदन होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं? हमारे इस संसद में, भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। संसद में 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा होती है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में कवर कर चुका हूँ। आज मैं यहाँ संसद के जो 2 पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में क्या है? संसद। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर हम बात करें इस राज्यसभा की, अनुच्छेद 80, क्या? आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। आखिरकार राज्यसभा जो है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? हम राज्यसभा को अस्थाई सदन, राज्यसभा को अस्थाई सदन, उच्च सदन या द्वितीय सदन कहते हैं। राज्यसभा के 3 नाम हैं। राज्यसभा को ही हम अस्थाई सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। आखिरकार हम इसे अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती। वो अपने समय से पहले किसी भी स्थिति में विघटित नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे अस्थाई सदन कहते हैं। क्योंकि इसका विघटन नहीं हो सकता, इसी कारण से हम इसे अस्थाई सदन कहते हैं। अगर हम बात करें हमारे राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? हमारे राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, 250 से अधिक नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, जो ये राज्यसभा ना, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है सदस्यों को मनोनीत करता है। हमने आपको पढ़ाया था उपराष्ट्रपति के बारे, सॉरी, राष्ट्रपति की जब शक्तियाँ पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ पे बताया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से अथवा समाज सेवा के क्षेत्र से। तो उम्मीद करते हैं आपको राज्यसभा की ये सब बातें समझ में आई होंगी। इसके निर्वाचन में, जो राज्यसभा का निर्वाचन होता है, राज्यसभा के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान, या इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है, क्योंकि इसका चुनाव डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आपका जो लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर को जनता चुन के भेजती है, जबकि राज्यसभा के मेंबर को राज्य की जो विधानसभाएं हैं
वो चुनकर भेजती हैं। इसलिए राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधित्व और लोकसभा को जनता का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, अगर हम बात करें राज्यसभा निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वो प्रत्येक राज्य मतलब प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होता, उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का जो कार्य, अगर हम बात करें यहाँ पे राज्यसभा के कार्यकाल की, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष क्या होते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं। अर्थात 1/2 वो प्रत्येक 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाते हैं और उनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष तक होता है। 2 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य प्रति 2 वर्ष क्या होते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। आखिरकार राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या हो सकती है? मैंने देखा था उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अब यहाँ देख रहे हैं राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्योंकि हमने देखा था आपकी ये जो आयु है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि उन व्यक्तियों की आयु क्या हो सकती है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में 35 वर्ष है और राज्यसभा में यही आयु 30 वर्ष की मानी रखी गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको राज्यसभा में ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए देखते हैं राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। राज्यसभा को कुछ विशेष पावर दी गई है उसके बारे में। उपराष्ट्रपति पर देखो, पहली बात है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ राज्यसभा से ही प्रारंभ हो सकता है, लोकसभा से किसी भी स्थिति में प्रारंभ नहीं हो सकता। जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। और हमारे अनुच्छेद 249 में क्या कहा गया है? जैसे मैंने आपको बताया था अनुसूची बताई थी, अनुसूची में टोटल शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और अवशिष्ट सूची है। जहां आपके संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, वहीं समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है। जबकि राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य का है। लेकिन राज्यसभा को ये विशेष पावर दी गई है, अगर कोई विशेष स्थिति या कोई विशेष परिस्थिति या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे हमें राज्य सरकार के विषयों पर या फिर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के विषयों पे कानून बनाना हो, तो यह शक्ति राज्यसभा को दी गई है। अगर किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना पड़ गया, तो यह शक्ति राज्यसभा को दी गई है। अनुच्छेद 49 में यही कहा गया है, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा ही लोकसभा को देती है। जब राज्यसभा अपनी बिल पास कर देगी कि हाँ इस विषय पे लोकसभा कानून बना सकता है, तो लोकसभा जो है राज्य सूची या संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है।
दोनों मिलकर इस कानून को बनाते हैं और वह कानून 1 वर्ष तक वैलिड होता है। अगर मान लो कोई भी कानून है जो हमें राज्य सूची का विषय है और संघ सूची का विषय ना होकर राज्य सूची का विषय है, उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को है, उस पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। अगर राज्यसभा उस पे अपनी अनुमति दे दे तो संसद उस विषय पे कानून बना सकती है, भले ही वह राज्य सूची का विषय हो। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 249 समझ में आया होगा। और अनुच्छेद 312 इसके भी तहत राज्य सूची को विशेष पावर दी गई है। जो नई अखिल भारतीय सिविल सेवा होती है, नई अखिल भारतीय सिविल सेवा, जो ऐसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, सिविल सर्विसेज, नई अगर कोई हमें नई अखिल भारतीय सिविल सेवा की पद निकालना हो तो उसके सृजन का अधिकार ये राज्यसभा लोग, ये राज्यसभा के पास विशेष पावर है। अगर नई अखिल भारतीय सिविल सेवा निकालनी हो तो यह राज्यसभा जो लोकसभा को यह अधिकार देती है और दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन कर सकते हैं। अगर हमें कोई नई अखिल भारतीय सिविल सेवा निकालने की ऐसी कोई बात आई तो उम्मीद करते हैं राज्यसभा की आपको विशिष्ट शक्तियां समझ में आई होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, हमने संसद देखा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा मिलके बनी होती है। फिर हमने राज्यसभा को देखा, राज्यसभा में कई सारे अनुच्छेद देखे, अनुच्छेद 80, और राज्यसभा की कई सारी बातें। अब बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा किसमें? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81, जहाँ आपके अनुच्छेद 79 संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा भारत की संसद का प्रथम, ये किसे क्या बोलते हैं? प्रथम सदन बोलते हैं, लोक सदन बोलते हैं, अथवा निम्न सदन भी कहा जाता है। इसे प्रथम सदन, लोक सदन अथवा निम्न सदन, जो संसद को हम क्या क्या बोलते हैं? संसद को प्रथम सदन, लोक सदन अथवा निम्न सदन भी कहते हैं। संसद को क्या बोलते हैं? संसद को प्रथम सदन, लोक सदन अथवा निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा भाई सीधा जनता का प्रतिनिधि करती है, इसलिए इसे जनता की प्रतिनिधि सभा क्या बोलते हैं? जनता की प्रतिनिधि सभा कहते हैं। जहां राज्यसभा का विघटन उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती, जबकि वहीं लोकसभा का विघटन 5 वर्ष पूर्व भी हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी सदन कहते हैं। जहां राज्यसभा को हम अस्थायी सदन कहते थे, इसे हम अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका विघटन 5 वर्ष से पहले हो सकता है। यहाँ पे एक बात कही गई है, एक व्यक्ति अगर चाहे 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति चाहे लोकसभा के 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों सीटों से चुनाव जीत जाता है तो एक सीट से उसे त्यागपत्र देना होगा। तो उसे एक सीट से अपना त्यागपत्र देना होता है। क्या बातें कही गई हैं? अगर मान लोकसभा का चुनाव हो रहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सीधा डायरेक्ट चुनी जाती है, अगर उसका चुनाव हो रहा, एक व्यक्ति चाहे 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। अगर वह दोनों सीटों पे जीत जाता है तो उसे एक सीट हर हाल में छोड़नी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने बनारस से भी सीट लड़ी थी और बड़ोदरा से भी सीट लड़ी थी। आखिरकार उन्होंने बड़ोदरा को छोड़ दिया और भी बनारस से सांसद हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर एक सीट से त्यागपत्र दे देते हैं, अगर किसी भी स्थिति में जहाँ पे कोई व्यक्ति सांसद है, अगर वहाँ किसी कारणवश उसकी सीट खाली हो जाती है, तो अगर एक सीट से त्यागपत्र देगा, जो खाली सीट बचेगी, तो खाली सीट पे फिर से कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। सवाल ये उपचुनाव क्या है? मान लो कोई भी सांसद हो, किसी कारणवश उसकी सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ पे चुनाव फिर से कराए जाते हैं, और जब फिर से चुनाव कराए जाते हैं तो उससे ही हम उपचुनाव कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको उपचुनाव ये समझ में आया होगा। लोकसभा के बारे में लोकसभा के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, आखिरकार क्या क्या योग्यताएं हैं लोकसभा के सदस्य बनने की? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? उसकी उम्र 25 वर्ष। जहां राज्यसभा में 30 वर्ष थी, लोकसभा में 25 साल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में 35 वर्ष है। और तीसरा, पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा को जो हम क्या बोल लोकसभा को हम युवाओं का सदन,
लोकसभा को युवाओं का सदन बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को वृद्धों का सदन बोलते हैं, क्योंकि उसकी उम्र 30 साल है और इसकी उम्र 25 साल है। लोकसभा बनने की योग्यता इसमें उम्र 25 वर्ष दी गई है, इसलिए इसे हम लोकसभा को युवाओं का सदन बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को वृद्धों का सदन बोलते हैं, क्योंकि उसकी उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ पे आपको एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान देनी है कि अगर संविधान संशोधन के मुद्दे पे अगर कोई भी संविधान संशोधन हो रहा है, संविधान में कोई भी बातें नई जोड़ी जा रही हैं, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को शक्तियाँ समान दी गई होती हैं। संविधान संशोधन के मुद्दे पे लोकसभा और राज्यसभा को शक्तियाँ समान मिली होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में क्या कहा गया आखिरकार? क्या अनुच्छेद 84? हमने अभी तक अनुच्छेद 79 देखा, उसके बाद 80 देखा, फिर 81 देखा। संसद हो गई, राज्यसभा हो गया और लोकसभा। आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में संसद बनने की योग्यता, संसद के सदस्य बनने की योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में संसद के सदस्यों की बनने की योग्यता क्या क्या हो सकती है। 84 आपको क्लियर है, संसद के सदस्य बनने की योग्यता। और 85 में क्या कहा गया? 85 में आपसे कहा गया है कि संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसन करने, क्या क्या बातें हैं? संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसन करने तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। क्या? राष्ट्रपति के पास है विघटित करने की शक्ति। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसन करने, लोकसभा को विघटित करने की शक्ति। आखिरकार ये होता क्या? सत्र क्या होता है, सत्रावसन क्या होता है, लोकसभा का विघटन क्या होता है? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 बार सत्र बुलाया जाता है। एक बजट सत्र है, एक शीतकालीन सत्र है, एक सत्र और है। टोटल 3 प्रकार के सत्र बुलाए जाते हैं। जैसे जब राष्ट्रपति पहली बार किसी सत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि जो सत्र बुलाया जाता है उस सत्र को बुलाने का काम किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस सत्र की शुरुआत करता है। जो 3 सीजन होते, 3 सत्र होते बजट सत्र। जैसे बजट सत्र है, जब बजट सत्र शुरुआत हो गई है तो बजट सत्र को कौन बुलाएगा? बजट सत्र को राष्ट्रपति ही बुलाता है। ये सत्रावसन क्या होती है? सत्रावसन ये होता है जिस समय बजट सत्र समाप्त हो रही होगी, जो चलेगी 2 महीने 3 महीने, 3 महीने बाद जब बजट सत्र का समापन होता है तो उसका समापन राष्ट्रपति करता है। बजट सत्र का समापन ही सत्रावसन कहलाता है। सत्र का बुलाना सत्र का बुलाना हो गया सत्रावसन, सत्र का समापन सत्रावसन हो गया। लोकसभा को विघटित, जैसे अगर किसी कारणवश लोकसभा का विघटन हो गया तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति ही लोकसभा को विघटित कर देता है। जब राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है तो फिर से चुनाव कराना पड़ता है, जबकि सत्रावसन में ऐसा नहीं होता। सत्रावसन में फिर से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लोकसभा के विघटन में फिर से चुनाव कराने की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको संसद का सत्र, सत्रावसन और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये तीनों शब्द आपको समझ में आए होंगे। किसी भी सीजन का बुलाना, सत्र बुलाना हो गया, उस सत्र का समापन करना, सत्रावसन हो गया, फिर किसी कारणवश लोकसभा को विघटित करना, लोकसभा का विघटन हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 85 आपको क्लियर? मैंने आपको अनुच्छेद 85 इससे पहले राष्ट्रपति की शक्तियाँ में पढ़ा चुका हूँ। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसमें क्या बात है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। मैंने आपको ये भी राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ाया है। देखो, राष्ट्रपति क्या करता? प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक, जब संसद की पहली बैठक होती अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। आखिरकार राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है? राष्ट्रपति जब प्रत्येक वर्ष क्या होता है, जब संसद की पहली बैठक होती है जिसे हम बजट सत्र बोलते हैं, उस बजट सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है।
अगर हम आगे बात करें अनुच्छेद 87 हमारा क्या कहता, आर्टिकल 87, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के पास विशेष अभिभाषण। अब ये क्या है विशेष अभिभाषण? अगर मान लेते हैं किसी भी नई सरकार का चुनाव 5 वर्ष बाद, जो नवनिर्वाचित 5 साल बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की जो पहली बैठक संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करता है। जैसे मान लेते हैं जो नई लोकसभा की जो नई सरकार बनती है वो किसी और महीने बनती है, वो उस समय बजट सत्र नहीं चल रहा है, पहला सत्र नहीं है, तो वह कोई भी सत्र हो सकता है। जब उस समय राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है तो उससे ही हम राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। सामान्य शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, राष्ट्रपति किसी भी सत्र में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधन करे, उसे ही राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 88 को समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक अनुच्छेद 87 तक देख लिया। अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 88 में ये बोला गया है सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी के बारे में विशेष प्रावधान है। मंत्री तथा महान्यायवादी, जो मंत्री होते हैं और महान्यायवादी भी होते हैं, किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किंतु जो महान्यायवादी होता है वो किसी भी स्थिति में मतदान नहीं कर सकता, जबकि जो मंत्री होते हैं अपने सदन में जाके वोट करते हैं जिस सदन का वह सदस्य होता है। तो आगे अगर बात करें अनुच्छेद 89 में क्या बातें बोली गई हैं? अनुच्छेद 89 में ये बातें बोली गई हैं कि इसमें राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था। जो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी वो राज्यसभा का सभापति होता है। मैंने आपको राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ा चुका हूँ। बात करते उपसभापति। इसके आगे बात करें, जो सभापति होता है, सभापति अपने मत का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं करता। हालांकि उपसभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, किंतु जब पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाए किसी भी मुद्दे पे, किसी भी बिल पे, तो वह सभापति अपना मत देता है। उसका मत निर्णायक मत होता है। अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति के बारे में जिक्र है और ये भी कहा गया है कि जो सभापति होता है वो अपना मत नहीं देगा, वो वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी स्थिति में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो गए हों तो उस स्थिति में सभापति अपना मत देता है, वह एक निर्णायक मत होता है। राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव करते हैं। आपके जो सभापति होता है उसका चुनाव, वो एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसका चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, ना कि राज्यसभा के मेंबर। जबकि उपसभापति, अगर हम बात करें, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से ही होता है। जो राज्यसभा के मेंबर है उसी में से किसी एक व्यक्ति को हम उपसभापति चुन लेते हैं। उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है, जबकि सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वह एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 89 आपको समझ में आया होगा सभापति और उपसभापति के बारे में। सभापति ही उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट होता है, जबकि उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 90 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 90 में ये बोला गया है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। जो राज्यसभा के उपसभापति है उनको किस प्रकार से हटाया जाएगा इसके संबंध में वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 91 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 91, अगर जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है, जो राज्यसभा है उसके सभापति, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति बोलते हैं, उसका पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, तो सभापति राष्ट्रपति के रूप में या फिर हो सकता है सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, या तो सभापति का पद खाली हो जाए या फिर सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में उपसभापति ही सभापति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो उस समय उपसभापति सभापति के सभी कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करेगा।
91 क्लियर होगा। आते हैं अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92। आखिरकार अनुच्छेद 92 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 92 में ये बोला गया है, यदि सभापति व उपसभापति को पद से हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जिसे हम सभापति बोलते हैं, और उपसभापति के खिलाफ कोई प्रस्ताव ऐसा आया है जो उन्हें उस सदन से हटाने की बात कही गई है, विचाराधीन है, तो इस स्थिति में वह सदस्य की सदन की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे और अपना निर्णायक मत भी नहीं दे सकेंगे। सामान्य शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं कि अगर उपसभापति या सभापति के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया है कि उन्हें इस पद से हटा दिया जाए, तो उस स्थिति में वह अपना कोई मत नहीं दे पाएंगे और वो सदस्य की अध्यक्षता भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी। हमने अभी तक देखा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे हमने अभी तक देखा राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। राज्यसभा का जो सभापति या अध्यक्ष जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का एक मेंबर होता है। वैसे संसद हो गई। संसद में लोकसभा हो गया। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में, इसमें लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 93 में ये बोला गया है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के रूप में वर्णन किया गया है। जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वहाँ राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ही पीठासीन अधिकारियों के रूप में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 93 में यही बोला गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 94। आखिरकार अनुच्छेद 94 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 94 में ये बोला गया है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 94 में, जहां 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन है, 94 में वहीं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अगर हम आगे बात करें, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद पे नहीं रह पाएंगे। अगर किसी कारणवश लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रह पाएंगे। लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं क्रमशः एक दूसरे को अपना त्यागपत्र या इस्तीफा सौंपते हैं। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद नहीं खाली करेंगे। अगर मान लेते हैं किसी स्थिति पे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, वो अपना पद तब तक नहीं खाली करेंगे जब तक नई लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेती। वह व्यक्ति तब तक अपना पद नहीं खाली करेगा जब तक नई लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 96 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 96 में ये बोला गया है, यदि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, वही बात, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद में विचाराधीन है तो दोनों सदनों में उपस्थित रहने के बावजूद वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा और वह एक अध्यक्ष नहीं रहेगा और अपना निर्णायक मत भी नहीं दे पाएगा। कब नहीं दे पाएगा? जब उसके खिलाफ उसे हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद में विचाराधीन हो। तो आइए देखते हैं, अध्यक्ष के पास कुछ सारी शक्तियां होती हैं, जो स्पीकर होते हैं उसके पास कई सारी पावर होते हैं। तो पहली पावर है लोकसभा को नियंत्रित। कौन करता है? लोकसभा को नियंत्रित अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करने का काम अध्यक्ष का होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी लोकसभा का स्पीकर ही करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही ये तय करता है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। लोकसभा सचिवालय, जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो अध्यक्ष के अधीन ही होता है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। पहला, लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर धन विधेयक नहीं है, इसका निर्धारण
लोकसभा का स्पीकर अर्थात अध्यक्ष करता है और लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। आइए आगे और कुछ शक्तियों के बारे में जिक्र करते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है गण पूर्ति के अभाव में, अभी हम आगे समझेंगे आखिरकार ये गण पूर्ति क्या होती है। गण पूर्ति के अभाव में लोकसभा का अध्यक्ष कार्यवाहियों को रोक देता है। अगर गण पूर्ति न हो, गण पूर्ति के अभाव में लोकसभा का अध्यक्ष कार्यवाहियों को रोक देता है। और यहाँ तक कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, हालांकि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। और जो संसद की विभिन्न समितियां बनती से लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और अध्यक्ष अपने मत का, हालांकि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपने मत का प्रयोग नहीं करता, किंतु अगर पक्ष या विपक्ष के मत बराबर होने पर वह अपना निर्णायक मत देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में जानकारी मिली होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की कुछ दंडात्मक शक्तियां भी हैं जिस पे कुछ एक्शन लेता है। जैसे अगर अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर सकता है। ये अध्यक्ष के पास पावर है, अगर कोई अनुशासनहीन कर रहा है तो उसके आधार पे सदस्य को निलंबित कर सकता है। अगर कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार, सॉरी 7 नहीं है 60 है, ये आपका 7 न होके ये आपका कितना है 60 है। अगर कोई व्यक्ति ये आपका 60 है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहे, अगर कोई व्यक्ति संसद में लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता लोकसभा का अध्यक्ष रद्द कर देता है। यहाँ तक कि दल बदल के आधार पे जो संसद की सदस्यता रद्द करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास है, यानी अध्यक्ष के पास है। उम्मीद करते हैं आपको अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां समझ में आई होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 98 क्या कहा गया है? अनुच्छेद 98 कहा गया संसद के सचिवालय की चर्चा, जो संसद के सचिवालय है उसकी चर्चा, उसके जिक्र की गई है। अनुच्छेद 99 कहा गया है सांसदों के शपथ की चर्चा, कि आखिरकार सांसदों की शपथ किस प्रकार से होगा, इसकी पूरी जिक्र अनुच्छेद 99 में है। और हमारे आर्टिकल 100, अनुच्छेद 100 में कहा गया गढ़ पूर्ति, जो अभी वहाँ पे आया था, गढ़ पूर्ति के अभाव में लोकसभा का अध्यक्ष संसद की कार्यवाहियों को रोक सकता है। समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार गढ़ पूर्ति होती क्या है। देखो, किसी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है। अगर किसी भी सदन की कोई कार्यवाही शुरू हो रही है उसमें 1/10 मेंबर नहीं है तो इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष सदस्य की कार्यवाहियों को रोक सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर हो सकते हैं। अगर आप इसका 1/10 निकालोगे क्या आ जाएंगे 55। अगर 55 व्यक्ति उस लोकसभा में सदन में मौजूद नहीं है, अगर 55 व्यक्ति लोकसभा में मौजूद नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष सदन की कार्यवाहियों को रोक देगा और सदन की कार्यवाहियों को नहीं कराएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको गढ़ पूर्ति समझ में आई होगी। हमने अनुच्छेद 100 तक कवर कर लिया है, तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो को सीक्वेंस वाइज या क्रम अनुसार देखना है, आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, आप वहां जाके सारी वीडियो को क्रम अनुसार देख सकते हैं। और जब आप कोई भी वीडियो सीरियल वाइज देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो जय हिंद, अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।